है एफएम न्यूज का खास डिबेट शो कट टू कट और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। उत्तर प्रदेश की बात होगी क्योंकि यूपी की सियासत में गर्माहट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से जाति के उस चौराहे पर खड़ी है जहां से सत्ता का रास्ता तय होता है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला है, तो दूसरी तरफ भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग का नया चक्रव्यूह। बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए पदाधिकारियों की जो नई सूची जारी की है वो ये बताती है कि 2027 की तैयारी के लिए भगवा खेमा किस तरह से बिसात बिछा रहा है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट और उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश बीजेपी की इस नई सूची को जरा गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का समीकरण ही जीत की सबसे बड़ी कुंजी है। इस सूची में उपाध्यक्षों से लेकर मंत्रियों तक हर वर्ग और हर जाति को साधने की कोशिश साफ दिख रही है। क्या यह अखिलेश यादव के पीडीए को काउंटर करने का तरीका है? अखिलेश यादव लगातार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक की बात करते हुए बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे अपनी अजेय टीम बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी इस सूची के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि सोशल इंजीनियरिंग का सबसे पुराना और सटीक खिलाड़ी वही है। बीजेपी की इस सूची में क्षेत्रवार संतुलन भी दिख रहा है। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर तक हर क्षेत्र में क्षत्रपों को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संदेश दे दिया है कि किसी भी जाति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में जातिगत जनगणना की गूंज के बीच बीजेपी अपने सर्वजन हिताय के नैरेटिव के साथ जातिगत प्रतिनिधित्व का संतुलन बैठाने में जुट गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। सामाजिक ढांचे को सही करके हमने अच्छे लोगों को पदाधिकारी बनाया है जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाएंगे। संगठन में किसे रखती है, किसे नहीं रखती है, अपने मंत्रिमंडल में किसे रखती है, किसे नहीं रखती है, भाजपा का निजी मामला है। पर जब से भाजपा की लिस्ट आई है तब से समाजवादी पार्टी की चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए के कार्ड के लिए लिस्ट आई हुई है। मतलब समाजवादी पार्टी जो पीडीए के अधिकार की बात करती है वो इतना प्रेशर डाली भाजपा के ऊपर में कि भाजपा को भी लग रहा है कि नहीं, अपने संगठन में भी सही कम से कम उनके रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा वर्क किया जाए। और इतनी हड़बड़ाहट में लिस्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी लिखना पड़ेगा जनता पार्टी की बजाय। तो ये भारतीय जनता पार्टी को और ये पूरे सरकार को समझना पड़ेगा कि हर समाज से आने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं अपने संगठन में दे दिए, इनको उठाया उनको उठाए, जो कह रहे थे हम मंत्री के लाइन में लगे हुए हैं उनको आपने यहाँ पे दिया, वो आपकी इच्छा है। पर आपको ऐसे करने से नहीं चलेगा। जब अधिकार की बात होगी तो अधिकार देना पड़ेगा। जब आप लेखपाल भर्ती में 1700 सीटें आरक्षित खाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी इच्छा नहीं। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए के अधिकार के लड़ रही तब आपको 1700 सीटें बढ़ानी पड़ेगी। आप 69,000 भर्ती में आज भी अधिकारों का हनन करके बैठे हुए हैं। आप अभी भी जो है शिक्षक भर्ती में अधिकारों का हनन करके बैठे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों को आप निकालने पे उतारू हुए रखे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे नहीं होगा, आप पीडीए से बच नहीं पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, पीडीए समाज अपने अधिकार को जानता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है। समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के अधिकार के लिए लड़ती थी, लड़ती है और सदैव लड़ती रहेगी। यही आपको बाहर निकाल करके फेंक देगा उत्तर प्रदेश की सरकार से। अखिलेश यादव का पीडीए क्या बीजेपी के इस सोशल इंजीनियरिंग के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर भाजपा की यह नई टीम यूपी में जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होगी? खैर, जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा, लेकिन फिलहाल यूपी की हवा में जाति का पारा चढ़ चुका है। यूपी की सियासत में पीडीए की जंग असल में वोट बैंक की जंग है। देखना होगा कि इस लड़ाई में किसका समीकरण भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज।
तो यूपी की सियासत में फिलहाल क्या चल रहा है? यूपी के सियासत में एनडीए बनाम सपा तो है ही, लेकिन अब पीडीए की हवा भी काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि 2027 की जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर और क्या क्या नए समीकरण देखने को मिलते हैं। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता दान बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक राहुल तालान हमारे साथ हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सवाल सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपकी जो टीम है उसका विस्तार हुआ है आज, और ये खुशखबरी है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नई मजबूती भी मिलेगी। और पंकज चौधरी ने जिस टीम का विस्तार किया है उसको लेकर अब बहुत सारे जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी हमेशा बात करती है अश्विनी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर बीजेपी को ये जातीय संतुलन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? शर्मिला जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी उत्तर प्रदेश के नवगठित नवनियुक्त पदाधिकारियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा पलट दिया। इसकी जरूरत क्या है? सबके साथ में महिलाएं भी हैं, अनुसूचित भी है, सवर्ण भी है, ये तो यही तो सबका साथ है। सभी जन को मिलाकर ही ये भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की पार्टी है। सबका साथ का जो नारा है वही नारा है। देखिए, हमारी जो टीम बनी है इसमें हमारे महिलाओं को भी एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। 7 महामंत्री होते थे, 8 महामंत्री बनाए गए, 18 की जगह 19 मंत्री बनाए गए। तो सब में इस बार आकार भी बढ़ा हुआ है। महिलाएं, अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ा, अगड़ा, सबको समाहित किया गया है। तो यही तो सबका साथ हुआ। इसमें कहीं हमने तो कुछ अपने नारे से विपरीत कोई काम नहीं किया है। इसमें अब इसी में समाहित जो पीडीए वाले जो आज परेशान है, उनका तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ही है। खैर, हमारा जो पीडीए है इसमें दलित, आरोप लग रहे हैं सर, उस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आरोप आप पे भी लग रहे हैं, आप पीछे नहीं है इस आरोप से, बच नहीं पाए आप पे भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो चर्चा हम आगे करेंगे, उस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए आप पहले अपनी बात रखिए सर। जी, देखिए, जो भी आरोप लगे, परिवारवाद के आरोप में हम लोग हमेशा कहते रहे कि भाई, मैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे दान बहादुर जी हैं, राहुल जी बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, एक अध्यक्ष का नाम बता दें जो किसी परिवार की लेगेसी को बढ़ाते हुए आगे गया हो भारतीय जनता पार्टी। और आरजेडी, सपा, बसपा, तमिलनाडु की पार्टियां, झारखंड की पार्टियां, ये कोई कहे ना कि उनके परिवार के बेटे के अलावा भी कोई हो सकता है? कभी भी ये परिवार डेवलपमेंट वो लोग करते हैं, वो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सबको साथ में लेकर चलने का। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो इन लोगों को पछता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। एक जो है, हाँ, यहाँ जरा रोकूंगी अश्विनी जी। परिवार डेवलपमेंट में आज जो टीम घोषित की गई है, जो सूची जारी की गई है, उसमें नीरज सिंह का भी नाम सामने आया है। पंकज सिंह को हटा दिया गया, लेकिन खबर है कि केंद्र में उन्हें भेजा जाएगा। नीरज सिंह का नाम सामने आया। परिवार डेवलपमेंट इसे भी तो कहते हैं। मैंने परिवार डेवलपमेंट इसको, अगर नीरज जी ने लखनऊ में जो रहता है, वो नीरज जी की 15 साल 20 सालों की मेहनत को भी देख रहा होगा। नीरज जी सुबह से शाम तक काम करते हैं। नीरज जी सुबह से शाम तक जनता की सेवा के लिए रहते हैं। किसी पद पर नहीं है, लेकिन पार्टी की सेवा वो करते हुए आज उनको जो पार्टी ने प्रतिफल दिया, ऐसे ऊर्जावान लोगों को देना चाहिए। वरना क्या, राजनाथ जी हमारे देश के जो है सब बहुत बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन उनके बेटों को क्या मंत्री नहीं बनाया जा सकता था? आज 15 साल मेहनत करने के बाद उनके बेटे को अगर भारतीय जनता पार्टी की टीम में लिया गया है, तो ये मेहनत का तो प्रतिफल किसी को मिलना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी हटे, और उनको हटाकर मुख्यमंत्री बनने वाला कौन?
कितने साल मेहनत किए थे जरा बताइए अखिलेश यादव जी, कितने साल मेहनत किए थे? जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हो तो क्रिकेट खेलकर पानी पिलाते थे। इन लोगों को परिवारवादी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो कि बगैर मेहनत के सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और पा जाते हैं। चलिए दान बहादुर जी, आपसे हम रिएक्शन तो लेंगे ही, उनकी बातों का मुझे पता है, आप उनकी बातों, उनकी सवाल, उनकी जितनी भी बातें थी उसका जवाब देने के लिए व्याकुल होंगे। लेकिन सवाल पहले मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो पीडीए का प्रेशर है वो आपने बीजेपी पर बनाया? क्योंकि सपा के कई नेताओं की प्रतिक्रिया, कई नेताओं का बयान हमने सुना है, वो कह रहे हैं कि सपा के प्रेशर से पीडीए का प्रेशर, सपा का जो पीडीए का प्रेशर है वो बीजेपी पर बहुत ज्यादा है। तो क्या आपने प्रेशर बनाया है पीडीए का? शर्मिला जी, आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार सर। तो आपके दर्शकों को भी प्रणाम। आज जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखने से पूरे प्रदेश को इस बात का एहसास हो गया कि घबराई हुई भाजपा उसी पीडीए फार्मूले पर कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आज जो इन्होंने बदलाव किए हैं वो इससे साबित हो जाता है साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से एकदम डरी हुई है। और बता दें, यही हमारी वैचारिक की जीत भी है। अगर जो भाजपा कल तक जातिवादी राजनीति, परिवार की राजनीति, तमाम मुद्दों को लेकर कोसती थी, अगर वह आज हमारे पीडीए के सामने घुटने टेक दी है तो क्या यह बड़ी बात नहीं है? मजबूर हो गई है आज भाजपा घुटने टेकने के लिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं? बिल्कुल टेक दिया है। जो इनका समीकरण देखने को मिला है, जो बातें कर रहे हैं भाजपा के नेता, एकदम घुटने टेक चुके हैं। लेकिन जनता है, ये जानती है कि चुनावी प्रतिनिधित्व क्या होता है और संवैधानिक अधिकार क्या होता है। ये जनता दोनों समझती है। आज जो पीडीए के नेता है भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो 69,000 भर्ती के उन प्रतियोगियों को न्याय दिला पाए? क्या वो आरक्षण की भरपाई कर पाए? अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है पिछले 20 मई को। 22 विभागों में शर्मिला जी 11,514 से अधिक पीडीए समाज, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग है, समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों की नौकरी को खा गई है बीजेपी। आपकी सरकार में सर, आपकी सरकार में दलित पिछड़ों का कितना विकास हुआ था सर? कितना काम आपने किया था सर? एकदम विकास हुआ था, पूरा भरोसे के साथ विकास हुआ था। बात सुनिए हमारी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, ये डरी हुई भाजपा है। और बता दें आपको कि 10 साल में सत्ता के रहने के बाद भी आज इनको पिछड़ों की सुधि आई है, वो भी संगठन में। भाजपा का यह जो कार्यक्रम है, इसको हम क्या कहेंगे जानती हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी। यह स्थायी तौर पे नहीं है, यह कॉस्मेटिक सर्जरी है। आजकल बहुत चल रही है शादी ब्याह के सीजन में, तो ये वही सर्जरी है और कुछ नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, वो स्थायित्व लिए हुए है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। मलाईदार और पावर के जो सेंटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में अगर पीडीए के पास होते तो आज 69,000 भर्ती के जो छात्र आंदोलित हैं, और भरी दोपहरी में आपने देखा होगा लखनऊ की सड़कों पर घिसटते हुए मंत्रियों के दरवाजे पर गए हैं। चाहे वो स्वतंत्र देव जी रहे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हो, चाहे उनके गठबंधन के एनडीए के मंत्री रहे हो, सबके दरवाजे पर चक्कर मारे हैं। लेकिन आज तक न्याय उनको नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि ठीक है, चेहरा होना और बात है, सत्ता में ताकत देना अलग बात है। ठीक है, ये पीडीए की तस्वीर तो रख लिए हैं। आपके एक शब्द आपने कहा है दान बहादुर जी, उस शब्द को लेके मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल सबसे प्रतिक्रिया ले राहुल तालान जी, बहुत देर से आप दोनों की जो प्रतिक्रिया है वो सुन रहे। राहुल तालान जी के पास मैं जाऊंगी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो टीम बनी है, जो टीम का गठन हुआ है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो इसको पीडीए वर्सेस पीडीए नहीं बताना चाहिए। हाँ, उतनी हिस्सेदारी उतनी हिस्सेदारी है नहीं। पीडीए जिनकी ये बात करते हैं, जो भी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं, उसमें कितनी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक है भी नहीं सूची में, और बिल्कुल दलित कितने, सबसे बड़ी बात ये कितने दलित हैं और कितने पिछड़े हैं, अभी भी उतनी हिस्सेदारी है नहीं जितनी यूपी में आबादी है।
तो इसको पीडीए की लड़ाई नहीं बताना चाहिए। बीजेपी का अपना सेट एजेंडा है। आपको लग रहा है कि बीजेपी पीडीए पे इलेक्शन लड़ने वाली है? बीजेपी कब लड़ी है पीडीए पे इलेक्शन? अगर जो बीजेपी पीडीए पे इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन हार जाएगी बीजेपी। जातिवाद की पॉलिटिक्स करके बीजेपी इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे तो बीजेपी यूपी इलेक्शन हार जाएगी। अगर जो पीडीए वाली इलेक्शन पिच पे आके बीजेपी को लड़ना पड़ेगा तो इलेक्शन हारेगी बीजेपी, कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी के पास एक पिच बचती है, वो है हिंदुत्व, और हिंदुत्व में सबको एक समाहित करते हैं वो उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें अगड़ा भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें जाट भी है, उसमें नोनिया भी है, उसमें सबको वो सम्मिलित करते हैं, उसमें भूमिहार भी है, तो सबको सम्मिलित करते हैं उसमें। तो सवाल ये है कि बीजेपी की ये जो लड़ाई है कि जिसको आप पीडीए मीडिया कह रही है कि पीडीए के दबाव में आके नहीं राहुल जी, जो लिस्ट निकली है, राहुल जी जो लिस्ट निकली है वो लिस्ट हमने कई बार देखा है, और उस लिस्ट में जातीय समीकरण को तो बहुत बैलेंस किया गया। आप खुद वो लिस्ट देखिए सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं जातीय समीकरण कहां बैलेंस किए गए बताइए? बिल्कुल बैलेंस किया गया है। सवर्णों की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले। शर्मिला जी कहने की बात है, कोई जातीय ना क्षेत्रवाद को बैलेंस किया गया है ना जाति। अच्छा बताइए, वेस्ट यूपी से कितने लोगों को शामिल किया गया नई टीम में? वेस्ट यूपी इतना बड़ा इलाका है, कितने लोग हैं, कितनी हिस्सेदारी है वेस्ट यूपी की? मैं कहता हूं कि जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन देखिए कैसे हारी थी बीजेपी ईस्ट यूपी में, लगातार सीट साफ हो गई थी। वेस्ट यूपी में जो भी सीट हैं, अगर जो आप देखेंगी तो वेस्ट यूपी में ज्यादा सीट जीती बीजेपी, लेकिन बीजेपी वेस्ट यूपी की हिस्सेदारी कहां है बताइए? बीजेपी में, यूपी में सरकार में कहां हिस्सेदारी है? कौन सा बड़ा मंत्रालय है वेस्ट यूपी के किसी मंत्री के पास? बता दीजिए, एक के पास नहीं मिलेगा आपको। सारे की सारी देखिए पावर सेंटर इस वक्त बीजेपी में, अगर जो यूपी बीजेपी में देखेंगे तो गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ हैं, फिर उनके बराबर में सटा हुआ जिला देवरिया है, वहां है, और ईस्टर्न यूपी से आज भी वेस्ट यूपी की अपेक्षा ज्यादा लोग हैं। उसको अगर जो आप पीडीए देख रहे हैं कि भैया ये जातीय समीकरण देख रहे हैं तो बात अलग है, मैं तो एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न यूपी इतना बड़ा इलाका है, कितनी हिस्सेदारी है वेस्टर्न यूपी की संगठन में? बिल्कुल नहीं, नाम मात्र की। कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी आप बताइए? वेस्टर्न यूपी से आप 2 महामंत्री बना रहे हैं। अगर जो इलाके वाइज बांटेंगे आप यूपी को तो वेस्टर्न यूपी सबसे बड़ा इलाका, ईस्टर्न यूपी से बड़ा इलाका है वेस्टर्न यूपी। अगर जो आप अवध को अलग कर दें तो है क्या वेस्टर्न यूपी के पास? नहीं है कुछ भी। तो सवाल यह है कि बीजेपी या कोई भी पार्टी सही, आज तक जितने भी लोग रहे, सबको वेस्ट यूपी को, मायावती के अलावा सबने वेस्टर्न यूपी को उपेक्षित किया है। अगर जो जब उपेक्षित हुआ है, आपको टैक्स वेस्ट यूपी से चाहिएगा, आपके नेताओं के भ्रष्टाचार का पैसा जमीन खरीदने में वेस्ट यूपी में लगेगा, जो फिर ज्यादा महंगी बेची जाएगी और उससे पैसा कमाएंगे नेता। लेकिन जब वेस्टर्न यूपी की हिस्सेदारी देने की बात आएगी सरकार में और संगठन में, तो वेस्टर्न यूपी खाली हाथ रह जाएगा। और ये आज से थोड़ी हो रहा है, बहुत दिन लंबे समय से हो रहा है। एक भूपेंद्र चौधरी रहे, उनके पास कितनी पावर रही बताइए? आप प्रदेश अध्यक्ष को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कौन सा? भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी है, यहाँ से मथुरा से विधायक होते, उनके पास कौन सा बड़ा मंत्रालय? सोमेंद्र तोमर ने कौन सा बड़ा मंत्रालय? कपिल देव अग्रवाल ने कौन सा बड़ा मंत्रालय? और 2-3 राज्य मंत्री, उनके पास कौन से बड़े मंत्रालय? ऐसे मंत्रालय जिनको कोई पूछता नहीं है, ये सारे मंत्रालय वेस्टर्न यूपी के लोगों के पास। अब बात कर रहे हैं कि संगठन में संतुलित किया गया है, ये संतुलित किया गया, पीडीए बनाम पीडीए। मैं बोल रहा हूं क्षेत्र की आप लिस्ट साध लीजिए। अगर जो आप एक क्षेत्र को उपेक्षित करेंगे और सिर्फ इस वजह से उपेक्षित कर रहे हैं कि आपको ज्यादा वोट दी थी या ज्यादा सीट जिता के दी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आप ये चाहते हैं कि ईस्टर्न यूपी के तरीके से आपको यहां बिल्कुल ऐसी रगड़ दिया जाता? बीजेपी को ईस्टर्न यूपी में लगातार सीट हारी बीजेपी, और संगठन पे आज भी ईस्टर्न यूपी का ज्यादा कब्जा है। और क्या आपको क्या उम्मीदें थी और क्या सुधार करने की जरूरत आपको लगी? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप किस तरह से इस लिस्ट को देख रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपको क्या लगता है कि ईस्टर्न यूपी के लोग ज्यादा मतलब काबिल हैं और वेस्टर्न यूपी के लोग कम काबिल हैं? ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमारी जो वेस्टर्न यूपी के लोगों की राजनीतिक समझ कम है, ईस्टर्न यूपी के लोगों की राजनीतिक समझ ज्यादा है। अगर प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से देखेंगे तो ईस्टर्न यूपी ठीक है, आपको फंड भी ज्यादा देता होगा, ये वेस्टर्न यूपी ज्यादा ठीक है प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। अगर जो आपको फंड भी वेस्ट यूपी ज्यादा देता होगा, और पार्टी फंड में अगर जो वेस्ट यूपी की ज्यादा हिस्सेदारी है बीजेपी के में, तो फिर आपको संगठन में क्या बस सिर्फ फंड के लिए वेस्टर्न यूपी को रखा हुआ है आपने? संगठन में, सरकार में भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक क्षेत्र को बिल्कुल उपेक्षित करते चले जाएंगे।
और उस क्षेत्र के लोगों को एक तरीके से, ये कोई बात नहीं उठा रहा है ना, क्योंकि एकमात्र पार्टी ऐसी है जो बहुत शक्तिशाली है इस वक्त, बीजेपी। वो यूपी में सही चाहे केंद्र में सही, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वेस्टर्न यूपी के जो नेता उनके दिल में दर्द नहीं है इस चीज को लेके, बिल्कुल होगा, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, उनको पता है बोलने से क्या होगा। तो मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं खुल के कि हाँ भाई, वेस्टर्न यूपी को उपेक्षित किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से उपेक्षित किया जा रहा है, सरकार में उपेक्षित है वेस्टर्न यूपी, संगठन में उपेक्षित है वेस्टर्न यूपी। और इस चीज को बीजेपी माने या नहीं माने, नहीं तो तुलना करके देख लीजिए, इलाके से देख लीजिए, आप वेस्टर्न यूपी को बांट लीजिए कौन सी। अच्छा एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ कार्यालय मंत्री बने 3, कौन सा पीडीए का आदमी बताइए, कार्यालय मंत्री। पीडीए के लोग वहां एडजस्ट किए गए। आपको मैं बताऊं, जैसे पार्किंग प्लेस, जैसे जिसको उपाध्यक्ष बोलते हैं, उपाध्यक्ष पार्किंग प्लेस है, उनके पास कोई पावर नहीं होती है। शर्मिला जी, बीजेपी में पावर सेंटर कहां होते हैं? अध्यक्ष के पास पावर है, महामंत्री के पास पावर है, जिला अध्यक्ष के पास पावर है, क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास पावर है, क्षेत्रीय महामंत्री के पास पावर होती है, फिर मंडल के अध्यक्ष के पास पावर होती है, मंडल महामंत्री के पास पावर होती है। जो ये उपाध्यक्ष टाइप की पोस्ट है ना, ये पार्किंग प्लेस कही जाती है बीजेपी में। जिसको एडजस्ट करना है, बस उसको एक पद देना है, उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो ये जितने भी उपाध्यक्ष बनाए गए, अगर जो उसको आप पीडीए के हिसाब से देख रही हैं और इसके क्षेत्र के हिसाब से देख रही हैं, तो उपाध्यक्ष के पास बीजेपी में कोई पावर नहीं होती है, उसके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इवन उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती है बीजेपी में। सही बात ये है बीजेपी के संगठन की, जहां महामंत्री होगा उसकी रिकमेंडेशन मानी जाती है। तो अगर जो वेस्टर्न यूपी के लोगों को आप देखेंगे कि 2-4 उपाध्यक्ष पे एडजस्ट कर दिए गए, तो वो ऐसे हैं कि वो ऐसे हाथी जिनके पास दांत ही नहीं है खाने के लिए। तो बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, इतना कुछ नहीं हुआ है इसमें कि जिसपे हो हल्ला मचाया जाए। जैसा संगठन चल रहा है, संगठन ने अपनी चतुराई से अपने लोगों को, ठीक ठाक लोगों को एडजस्ट कर दिया है, जिनको उपेक्षित करना है उनको उपेक्षित कर दिया है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, अश्विनी जी भी इस पे बात नहीं करेंगे और कोई भी इस पे बात नहीं करेगा, बीजेपी का कोई नेता इस पे बात नहीं कर सकता। चलिए अश्विनी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं ना। अश्विनी जी, राहुल जी ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, राहुल जी विश्लेषक हैं, इनका विश्लेषण पर मुझे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम घोषित किया है, जिसमें हमारे पास जितने क्षेत्र हैं, हमने सभी क्षेत्रों से लोगों को उठाकर वेस्टर्न यूपी भी तो किया क्षेत्र ही है ना सर? नहीं, वेस्टर्न यूपी कहाँ है भाई? त्यागी वेस्टर्न यूपी से आते हैं, सुरेश राणा वेस्टर्न यूपी से आते हैं, काफी लोग वेस्टर्न यूपी से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, देखिए जी, सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 2 की हम बात नहीं कर रहे हैं। महामेघा नागर कहाँ की हैं, राजेश चौधरी कहाँ के हैं, तो ये 2 की बात, मैं सबका नाम वो नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आप 2 पर मत जाइए, बहुत से लोग हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 जिलों का प्रदेश है। हमारे पास जो है क्षेत्रीय अध्यक्षों को के साथ जितने क्षेत्र हैं, हमारे ब्रज क्षेत्र से भी लोग आए हैं, गोरखपुर क्षेत्र से भी लोग आए हैं, काशी क्षेत्र से भी लोग हैं, तो इसमें अवध क्षेत्र से भी लोग हैं। तो हमको सब क्षेत्र के उसमें एक पद है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं, तो हम 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को 6 में 3-3 तो सब जगह से आएगा, 18 हो गए। मंत्री हमने 18 कर दिए, तो सब जगह से ले लिए ना। तो ऐसा नहीं है, हमने सबका सामंजस्य बिठाते हुए सब काम करते हैं। अब गोरखपुर, और उसकी बात अभी इसके पहले, पंकज जी के पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कहाँ के थे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम से थे। तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? धर्मपाल जी से बड़ी जिम्मेदारी किसके पास है? महामंत्री संगठन का पद जो होता है बहुत ही मजबूत पद माना जाता है, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? राहुल तालान जी का साफ कहना है, कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया अभी तक किसी भी वेस्टर्न यूपी के चेहरे को? अब वो देखिए, वो तो संगठन की बात अलग होती है, मंत्रालय तो अलग होता है ना सर। अब आज हम लोग संगठन पर बात कर रहे हैं, मंत्रालय पर भी बात कर लेंगे। मंत्रालय भी हमारे यहाँ सबको मिलता है, पश्चिम से लेकर अब पूरब तक मंत्रालय सबको बटा हुआ है, कहीं ऐसा वो नहीं है। अलीगढ़ कहां से आता है? पश्चिम में ही आता है, संदीप सिंह मंत्री वहीं से हैं, है ना। लक्ष्य चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री है ना। कहां आप जो है, अब तालान जी, मैंने इसीलिए कहा राहुल तालान जी विश्लेषक हैं, मुझे इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना है। इनका विश्लेषण जो होगा अच्छी चीज है, उनका अपना विश्लेषण है, पार्टी का अपना काम है। पार्टी सबका साथ सबका विकास पर चलती है और उसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे।
लेकिन हम थोड़ा सा राजनीतिक जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के दान बहादुर जी हैं। दान बहादुर जी बहुत अभी 2-3 बातें इन्होंने कहा। नौकरी खा गई बीजेपी, आरक्षण नहीं दिया। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था दान बहादुर जी, आपको याद है? 12 से 17 के बीच में एक्सियन लोग जेई हो गए थे, दान आप बहादुर लोगों जी ने खाया था। म्यूट हैं शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, आप उठा के देख लीजिएगा संविधान। एक नागराजन जी की रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार जो जाएगा मिलेगा। खत्म कहाँ हुआ है? क्यों इस तरह का हल्ला उड़ाते हैं खत्म हुआ है? दान बहादुर जी 12 से 17 के बीच के आप अपने सरकार का आदेश देखिए, जो प्रमोशन में आरक्षण अखिलेश जी ने खत्म कर दिया था, उसमें कई एक्सियन जो हो गए थे। सुनिए ना भाई, अरे भाई दान बहादुर जी थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको, मैं बगैर तथ्यों के नहीं बोलता हूँ। नहीं पढ़ लीजिए और अभी भी गूगल खोल कर पढ़ लीजिए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दे। नहीं अभी भी अपना फैक्ट चेक कर लीजिएगा। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दे। अखिलेश यादव जी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, अपने अपने टर्म पर बोला जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अखिलेश बगैर संवैधानिक किसी आदेश के, बगैर कोर्ट के किसी गाइडलाइन के, आप ही बोलिए। क्या बात करते हैं? क्यों जनता को बरगला रहे हैं? अगर जो आपको हो गया हो तो हम बोले। पूरा प्रदेश, पूरी जनता, पूरा बेरोजगार देख रहा है कि आपने आरक्षण कैसे खाया है। नौकरियों में, भर्तियों में जो मिलना 27%, 22.5% मिलना चाहिए था, कैसे आपने खाया है? एनएफएस के नाम पे कैसे आपने घोटाला किया है? आज यूनिवर्सिटियों में कितने प्रोफेसर हैं? कहां खा गए आप लोग? कितने 22 विभागों में 11,000 से अधिक वैकेंसियां खा गए हैं। हमको पीडीए की बुक जारी करनी पड़ी है और आप कहते हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं। आप पहले कोर्ट का निर्णय देखिए। आपने न रोजगार नहीं दिया, आपने 69,000 शिक्षक भर्तियों को आज तक टालाया, आपने कई विभागों में नौकरियां खाया, आज भी आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। मैं एक सवाल करता हूं अश्विनी जी, आपके जो नई कमेटी बनी है, जो नई कमेटी में पंकज चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तमाम नए लोग हैं, तमाम पीडीए के लोग जोड़े गए हैं, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि आप इसी फार्मूले पर चले हैं। आपके नेता खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं, आप इसको जानिए। पहले मैं चुनौती देता हूं कि क्या ये मैं बोल लूं, अगर इनका खत्म हो गया हो तो मैं भी बोल लूं। यह जातिगत जनगणना कराने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करेगा? ठीक है, चलिए बता दीजिए, पारित करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है अश्विनी जी, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा पा रहा है? जवाब तो सुन लीजिए सर। दान बहादुर जी जवाब दे रहे, बोलिए सर। एक ही आदमी की आवाज जाएगी, इनसे तेज मैं भी चिल्ला सकता हूँ, ऐसा थोड़ा ही है। आप सुनिए, जवाब दीजिए, जवाब ना तो चुप है। आप जवाब दीजिए। बहादुर जी, एक बड़ा शानदार माहौल बनता है जब अपने समय पर जवाब दिया जाए, तो थोड़ा सा दूसरे के बीच में ओवरलैप भी, आवाज भी ओवरलैप होती है, जनता सुनती नहीं है, चैनल बदल देती है, ना हमको सुनेगी ना आपको सुनेगी। सितंबर 2013 में किसकी सरकार थी जिसने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था? ये जाकर आप पता कर लीजिएगा स्पष्ट रूप से। 12 से लेकर 17 तक आपकी सरकार रही, मैं सितंबर 13 की बात कर रहा हूं। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, आप जाकर पता कीजिएगा किसकी सरकार ने क्या किया था, बस। लेकिन आप लोगों को बोलने लायक नहीं है। दूसरी बात, आपने शर्मिला जी अभी कहा कि, और दान बहादुर जी ने भी कहा, ओबीसी का हक मारना। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हमारे दल के, हमारे नेता हैं। ओबीसी के हक मारने की बात मैंने आपके लिए नहीं कही थी। मैंने कहा था, सपा से मैंने पूछा था कि आपने अपने काल में दलित और पिछड़ों के लिए कितना काम किया है। जी हाँ। जी मैं वही मैंने जवाब दिया दान बहादुर जी का, मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। देखिए, मुझे मीडिया पर कोई सवाल नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक पर कोई सवाल नहीं करना है, सबका अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन राजनीतिक जवाब तो देना है। तो भाई, हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जिसका विरोध इन लोगों ने किया था आदिवासी। अब क्या चाहिए भाई? पीडीए का तो बड़ा स्वरूप हम लोग लेकर चलते हैं। यहां पर पीडीए में 5 लोग, करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मैंने तथ्यात्मक और तकनीक से बता दिया, जवाब दे दिया। उसके बाद भी जो है हमारे दान बहादुर भाई को नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी
चाहे जैसे भी आप लोग कहें, हम सभी समीकरण को एकदम चूल से चूल मिलाकर चलते हैं। हमने किसी का नुकसान नहीं करना है और हमको किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं देना है। हमारी टीम बड़ी संतुलित है। देखिए 70% नए चेहरे आए हैं शर्मिला जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी जगह जो है, उनका कोई परिवार नहीं है कि उनका बेटा होगा, उनके जगह कोई एक हमारा आम कार्यकर्ता होगा वहां पर देश का प्रधानमंत्री। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो मुख्यमंत्री जो है किस तरीके से छीना मिला और अध्यक्ष का पद कैसे छीना, ये दुनिया ने देखा। अखिलेश यादव जी को धक्का देकर अध्यक्ष का पद छीन लिया। तो ये लोग इंस्पायर हैं मुगलों से। जो औरंगजेब अपने शाहजहां को पानी के बिना मारता था, वो अपने बाप को उसी तरीके से इन लोगों ने किया। हमारे यहाँ वो व्यवस्था एकदम लागू नहीं है। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको परिलक्षित करते हैं। 22 राज्यों की जनता ने हमको आशीर्वाद स्वरूप अपने यहाँ सत्ता दी है, काम कर रहे हैं उनके लिए। हम विकास की बात जी, करते हैं। ठीक है नारायण बहादुर जी, आपने कहा था पहले, वो मैंने बोला भी था आपसे पूछूंगी मैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करने का काम किया है इस बार बीजेपी ने। ये जो लिस्ट उसने जारी की है, सर्जरी अमूमन जो होता है वो किसी दाग को छिपाने के लिए होता है, क्या छिपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? पुराने जो पदाधिकारी थे उनको हटा करके, जैसा कि अभी अश्विनी जी ने स्वीकार किया कि नए लोगों को मौका दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। चुनाव की बेला है। पुराने लोगों, जो अनुभवी लोग थे, पुराने लोग थे, आपने उनको हटा दिया। क्या चाल है आपकी? नए लोगों को आपने मौका दिया है। अरे मौका दिया है कि तस्वीर दिया है? सिर्फ आपने सिर्फ पोस्टर में तस्वीर लगाने का काम किया है। मौका का समय कहाँ है? अब तो 6 महीने जुमा बने हैं, चुनाव आ रहा है, आगे आपकी सरकार नहीं बननी है, तो अब कहाँ है? आपने मौका दे दिया उनको संगठन में, वो क्या कर पाएंगे? अगर आप यही मौका पहले 2 साल 3 साल पहले दिए होते, आज दोनों तरफ आपके संकट है। जो पुराने अनुभवी लोग थे वो दरकिनार किए गए हैं, वो अलग तड़प रहे होंगे। नए लोगों को मौका आपने दिया, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, चुनाव की बेला है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तस्वीर लगाने का काम शर्मिला जी ने किया है, ये तस्वीर ही है सिर्फ। ये अपने अपने समाज की तकदीर नहीं बदल पाएंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ ये तस्वीर पोस्टर की बने रहेंगे, मंच की बने रहेंगे, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। और रही बात समाजवादी पार्टी की नीति में पीडीए है, उनकी नियति में पीडीए है, और पीडीए को लेके चल रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो हमारा लड़ाई है, सामाजिक न्याय, यदि आपकी सरकार आ गई, नारायण बहादुर जी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। जब आपकी सरकार आती है तब आप पीडीए को लेकर चलते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले आपकी जब सरकार थी तब तो आप उतना लेके नहीं चलते थे। बिल्कुल शर्मिला जी, आश्वस्त करता हूँ, बिल्कुल पीडीए रहेगा, सामाजिक न्याय के बाद की स्थापना होगी। माननीय अखिलेश यादव जी संकल्प है इसको लेकर के, उन्होंने एक दावा और किया है, सरकार बनाने तक पूरा पीडीए लेकर ही चलेंगे, संघर्ष करेंगे और पीडीए की लड़ाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। राहुल जी, बहुत सारे 70% मान के चलिए कि नए चेहरों को इस बार जगह दी गई है। बहुत सारे ऐसे अनुभवी चेहरे थे जो वरिष्ठ भी थे, उन्हें इस बार हटा दिया गया है, उन्हें जगह नहीं दी गई है, दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी के लिए एक डेंट साबित हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है 2027 में उसे? देखिए, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी कोई भी। जब पार्टियां ना बहुत मजबूत होती हैं, और बीजेपी इस वक्त बहुत मजबूत पार्टी है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई डेंट देने की कोशिश करेगा। डेंट जो भी देने की कोशिश करेगा उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा, वो चाहे कोई अब या वरिष्ठ चेहरा हो या कैसा भी हो। तो राजनीति में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है शर्मिला जी कि पार्टी की स्थिति क्या है। अगर जो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, तो विद्रोह की कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे टीएमसी बहुत मजबूत स्थिति में थी चुनाव से पहले, और चुनाव हारने के बाद वही टीएमसी कैसे बिखर गई हम सबको पता है, क्योंकि वो कमजोर स्थिति में थी, या जब कमजोर स्थिति में रहेगी तो 2 मिनट में बिखर जाएगी। और बीजेपी की स्थिति ऑल टाइम मजबूत है, और जब इतनी मजबूत पार्टी के खिलाफ कोई विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकता है। अगर जो सोचेगा भी तो भी उसको दर्द होने लगेगा कि भाई कैसे विद्रोह करें, फिर वो सुबह भूल जाएगा। ये सोचना भी गलत है।
तो जब बहुत मजबूत स्थिति में कोई पार्टी है, कोई विद्रोह नहीं कर सकता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, ये बोल रहे हैं कि दान बहादुर जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। आपकी सरकार आएगी कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे हमने राज्यों में चुनाव देखे हैं, या तो सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, तब सरकार आएगी। दूसरा, नहीं, सरकार के पास एक और तो अथॉरिटी है कि वो भी लाडली बहना योजना पर चला देगी और 2,500 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर देगी, 3,000 देना शुरू कर देगी। जब इनको लगेगा, बीजेपी को लगेगा कि हमारी सरकार हो सकता है मुश्किल में पड़ सकती है, रिपीट मुश्किल हो सकता है, तो ये भी 2,500-3,000 रुपए देना शुरू कर देंगे। और 2,500-3,000 रुपए जैसे ही नकद गए लोगों की जेब में, महिलाओं की जेब में गए, वोट भर भर के मिलेंगे, 50% वोट पे सीधा कब्जा हो जाता है। फिर तो वो भी टूट जाता है कि भाई कास्ट, पीडीए और ये और वर्ग, ये सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं, वर्ग, जाति और ये सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं जब पैसे पॉकेट में आने लगते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप किस आधार पे, आप ठीक है आप बोल रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, मुझे लग रहा है कि आजकल अगर जो सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ हो, किसी की भी सरकार सही, बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। राहुल जी, बिल्कुल राहुल जी, हमारे साथ मोनिका सूद भी जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी। और मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। आज यूपी में जो हुआ, आपने देखा कि यूपी के सियासत को, एक यूपी को अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो एक नई मजबूती मिली है। वो पंकज चौधरी ने अपनी टीम तैयार कर ली है, और इस टीम को आप किस तरह से देख रही हैं? 8 महामंत्री हैं, 19 उपाध्यक्ष हैं, महिलाओं को तरजीह दी गई है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, उसी तरह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की है। परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। कुल मिला के अगर आपसे पूछे तो आप इस लिस्ट को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मैं इस लिस्ट को बहुत मजबूती से देख रही हूँ। जो भाजपा ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। देखिए, बीजेपी ने हमेशा, बीजेपी का नारा भी रहा है और बीजेपी ने काम करके दिखाया है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, सबका विश्वास जीता है, तभी वो काम कर रहे हैं। अगर अब इन्होंने नारी बंधन अधिनियम के खिलाफ खड़े थे सब लोग, तो अगर हम देखें कि कितनी महिलाओं को इसमें ऐड किया गया है, वो देखा जाए तो आप ये देखिए कि कितनी मजबूती मिल रही है। इसमें जो परिवारवाद की बात आ रही है, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक करीब एक, जैसे कि अखिलेश यादव अगर बोल रहे हैं, उनके कुछ भी लोग बोल रहे हैं कि ये परिवारवाद का ऐसा है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखिए, ये एक इंक्लूसिव गवर्नेंस है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब ये इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है उसको दर्शा रही है, जो पूरे के पूरे देश के हित में है और पूरे देश के लिए बहुत अच्छी है। हमारी आगे आने वाली बहनें, हमारी जो बेटियां आगे आके बढ़ के हमारे देश के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी, उसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है ये भाजपा की तरफ से। क्षेत्रीय समीकरण को किस तरह से देख रही हैं आप इसमें? देखिए, समीकरण इसमें अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। इसमें दिख रहा है कि जो ये है, ये एक संकल्प की तरह लिया जा रहा है, तो इसलिए ये मेरे को सही और अच्छा। चलिए, हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, तारीफ हो रही है और कहीं ना कहीं मोनिका जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि आपने मजबूती से काम किया है, जिस तरीके से महिलाओं को इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि और ज्यादा काम करने की जरूरत है इस पर? देखिए, इसमें 25% महिलाओं का लगभग प्रतिनिधित्व है इस पूरी टीम में। तो हम काम कर रहे हैं। हमने अपनी टीम जिस हिसाब से बनाया है, देखिए, एक सबसे अच्छी बात है कि युवाओं की टीम है, सबसे अच्छी बात है महिलाओं की टीम है, सबसे अच्छी बात है कि सबको समाहित किया गया है इसमें। तो समाजवादी पार्टी को कष्ट क्यों हो रहा है, ये समझ वाली बात नहीं है। हमें जो काम करना है, हम सरकार के द्वारा विकास का काम कर रहे हैं। संगठन हमारा अलग काम करता है कि जो बार बार चुनाव और हमारे अन्य गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाने में संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे संगठन में हमारे जो है लोग किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करते हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सब लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो हम लोगों का मेहनत यहाँ पर सफल होगा और इस युवा टीम से भारतीय जनता पार्टी का
आने वाला चुनाव बहुत ही शानदार होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये देख रही है, जो राहुल जी ने कहा कैसे सरकार आएगी आपकी, अब काठ की हांडी नहीं चलेगी कि एक बार ये 2024 के चुनाव में जो है पा गए 37 सीट पा गए, वो बार बार नहीं होना है। इन लोगों को 111 37 ये मैक्सिमम है। इसके बाद अब इनकी इति हो चुकी है, अति के बाद इति होती है, वही का अब इनका होना है। जिस तरीके से आरजेडी का बिहार में हुआ, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में होगा। अच्छा, अब ये लोग हार के बहाने ढूंढे, अब ये लोग काम करके हमारे इस टीम के सामने इनकी टीम गायब है। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपगंडा फैलाने में आगे है, चाहे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और चाहे हमारे यहाँ बैठे हुए दान अच्छा, बहादुर जी हो बहुत टेलीविजन चैनल बहुत के। ही आसान सा सरल सा सवाल है, ये मेरा आप दोनों के लिए है। सबसे पहले अश्विनी जी आप ही से पूछ लेती हूँ कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो जाति पर है या विकास पर? ये चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर है, संगठित अपराध को समाप्त करने पर है, यहाँ के औद्योगिक विकास पर है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हम करते हैं, यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पेंशन जो है प्रोडक्ट की बात करते हैं। इस मतलब पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हमने जो काम किया है हम उस काम को लेकर जाएंगे। दान बहादुर जी वही सवाल है, विकास पर है या जाति पर है चुनाव? शर्मिला जी, सवाल हमारा यह है कि क्या ये नया संगठन पेपर लीक रोक पाएगा? रोक ले तो अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार दे लेंगे, दे ले तो अच्छी बात है, किसानों की समस्याएं खत्म कर लें तो बहुत अच्छी बात है, उनको दुगना दाम मिल जाए, खाद समय पे मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। पर दान बहादुर जी, सवाल से आप सवाल कर रहे हैं, मैंने सवाल का जवाब सवाल नहीं मांगा, पहले आप मेरा जवाब दीजिए। सर पहले मेरा जवाब गया है, काश उसकी भरपाई हो जाती, अभी समय है 2-4 महीने का सरकार के पास। ठीक बात है, हम लोग बहुत जाति पे बात कर रहे हैं। आपने भी कहा सर, आपने भी कहा कि अखिलेश यादव जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक वो पीडीए को साथ लेकर चलेंगे। इतनी जाति जाति हो रही है तो सवाल तो लाजमी है ना सर कि जाति पर चुनाव होने वाला है या विकास पर? हमारा मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा है, संविधान की रक्षा है। विकास तो हमसे ज्यादा कोई किया ही नहीं है। 2 साल 3 साल तक लगातार ही हमारे कराए हुए कार्यों का फीता काटते रहे योगी जी। आज इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ में जो घटना हुई है बड़ा दुख है। अगर 100 नंबर एम्बुलेंस 108 नंबर एम्बुलेंस कार्यरत रही होती सही तरीके से, आज कुछ बच्चों को वहां बचाया जा सकता था। शर्मिला जी, मानना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बहादुर जी लोग वहां पहुंचे हैं जाकर के, तब कहां गई हमारी योजनाएं? इन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी की योजनाओं का फीता काटा है और हमारी जो जनप्रिय योजनाएं थी 1090 थी, 100 थी, एम्बुलेंस योजना 108 थी, उसको ये ठप करने का काम किए हैं, बंद करने का काम किया है या तो कमजोर करने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी विकास पे लड़ेगी, साथ में संविधान की रक्षा पर लड़ेगी, लोकतंत्र की रक्षा पे लड़ेगी और पीडीए को उसका अधिकार दिलाने के नारे पर लड़ेगी। और लड़ेगी ही नहीं, यदि जनता का प्यार मिलता है, सौभाग्य मिलता है सरकार बनाने का, तो उसी पर काम भी करेगी। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना अखिलेश जी का। शर्मिला जी एक बस 30 सेकंड हमको दीजिए, बस सिर्फ दान बहादुर जी से हमको ये कहना। दान बहादुर भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हम फीता काटते हैं। याद है 2013 का वो दिन जो यमुना एक्सप्रेसवे का फीता अखिलेश जी ने काटा था, किसने बनाया था वो तो सबको पता है। अखिलेश जी ने फीता काटा था, याद है, आप लोगों ने फीता काटा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आज जो है 5 हवाई अड्डे बड़े इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, छोटे छोटे 16 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं और पूरे देश का 25। अरे सुनिए ना, अब बीच में तो मत होइए, अब आपके जवाब दे रहा हूं तो सुनिए ना, थोड़ा सा आंख कान को भी आराम दीजिए ना, थोड़ा सा हृदय में बिठाइए जो मैं बोल रहा हूं। आज जो है उत्तर प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है और पूरे देश का 25% से ऊपर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। ये आप लोगों ने ही बनवा के दिया था तो हमने फीता काट दिया उसका। आज गोरखपुर की खाद फैक्ट्री बंद थी, वो आप ही लोग चालू कर गए, हम फीता काट दिए। ब्रह्मोस लखनऊ में बन रहा है, आप ही फीता कटवा बना गए थे, हम फीता काट दिए। अशोक लीलैंड का ईवी का लखनऊ में बना हुआ है। बहुत ज्यादा गिनवाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों को जवाब देना
वो है कि पत्थर पर जो है नहीं नहीं, जो है वो गेंद स्मार्ट फेंकना, सिटी हम जानना वापस चाहते आएगा, हैं कि जो स्मार्ट सिटी का वादा हुआ था वो कहाँ गया? काम क्या था 2015 में? मेट्रो लखनऊ में बढ़ी नहीं, लेकिन जनता ने कोई सुना ही नहीं उसको। सांसदों ने सुना गोद नहीं, लिया था जनता कुछ ने गाँव घर को। में बिठा वो दिया। गाँव कहाँ तो है अभी गोद लिए हुए? 20 साल उसमें घर से में विकास रहिए, पैदा हुआ कि नहीं? 15-20 साल घर में रहिए, अभी आप आराम से 15-20 साल जो कमा कर मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी रखे हैं, उनको खाने दीजिए 15-20 साल तक। यहाँ जनता जो है आशीर्वाद अब नहीं देने वाली है जी। ठीक है, चलिए राहुल जी, सुन रहे हैं आप दोनों को, और जो सवाल है वो सवाल तो यही है कि हम जाति जाति करते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है और जनता चाहती है कि उन मुद्दों पर काम हो। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं कि विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई भी अब चरम पर है। देखिए शर्मिला जी, मैं एक चीज कह देता हूं, विकास बाई प्रोडक्ट है गवर्नेंस का, भारत में प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है विकास। अभी की मैं सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, और वैसे ही नौकरी रोजगार ये सब बाई प्रोडक्ट है। आपको अगर जो आप पिछले 3-4 महीने से योगी आदित्यनाथ जी के बयान सुन रही होंगी तो क्लियर मैसेज मिल रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हार्ड हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ने वाली है यूपी का। ना कोई विकास, ना कोई सड़क, ना कोई एक्सप्रेसवे, ना किसी पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो बाई प्रोडक्ट है, वो गिनाए जाएंगे जैसे बस अश्वनी जी अभी गिना रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया। मैं ये पूछ लूं कि अश्वनी जी से कि कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक भी फ्लाइट क्यों नहीं उतरी आज तक? वो जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो पैसे खराब है ना एक तरीके से, आपको मेंटेनेंस करने में और पैसे दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार के पैसे जा रहे हैं जिससे और कुछ भी हो सकता था। तो कुछ योजनाएं व्यवहारिक होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जितने एयरपोर्ट बने उनमें से कितने एयरपोर्ट व्यवहारिक तौर पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, एक भी फ्लाइट नहीं उतर रही है। वैसे ही कुशीनगर जब मैंने एग्जांपल दे दिया है और ये उसको मानेंगे भी। दूसरी चीज, सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ने वाली है। आज की मेरी बात याद रखिएगा, अगर जो योगी जी लगातार पिछले चुनावों से हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और ये नैरेटिव बंगाल में दिखाया है बीजेपी ने। बंगाल में इलेक्शन क्या उस पे लड़ा गया है? विकास पे लड़ा गया है। बंगाल में इलेक्शन की हम विकास करेंगे, योजनाएं कुछ इंट्रोड्यूस की गई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन तो हिंदुत्व पे था। अगर जो बीजेपी हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। कास्ट वाला जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हिंदुत्व पे लड़ने में, और जिस दिन कास्ट वाला सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है हिंदुत्व पे लड़ने में उस दिन बीजेपी जीत जाती है। लेकिन अगर जो कास्ट वाला सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो बीजेपी हार जाती है। सिंपल लॉजिक है इस देश में इलेक्शन लड़ने का। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान वोट एक मुश्त है, यादव वोट एक मुश्त है। अब इसमें थोड़ा सा तड़का चाहिए उनको। अगर जो वो तड़का हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी ले गई अपनी साइड तो बीजेपी जीत गई। अगर जो वो उस तड़के में बीजेपी में समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला चला पाई तो जो 2024 में हुआ था वही होगा। 2024 में समाजवादी पार्टी ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। मोनिका जी कुछ कहना चाहती है, ठीक है मोनिका जी। देखिए, मैं काफी देर से सुन रही थी, बीच में मेरा कनेक्शन टूट गया था, माफी चाहूंगी। हुआ ऐसा कि ये बोल रहे थे कि पेपर लीक हुए। अगर मैं बात करूं तो क्या इनके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुए? उस समय यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था 2015 में, जिससे 4.5 से 5 लाख जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो अफेक्ट हुए थे उससे। ठीक है, उसके बाद जो ये बात कर रहे हैं कि सड़क नहीं बनी, या इस बार जो भाजपा अपना इलेक्शन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, वो जो ये बातें गिनवा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो कैसे विकास नहीं हुआ यूपी का, मुझे बताइए। एक समय ऐसा था जब सपा के कार्यकाल था, उनकी सरकार थी, तो उस समय क्या था? उस समय ये था कि कोई भी महिला बाहर खुले नहीं घूम सकती थी शाम को 6 बजे के बाद। ये नैरेटिव बनाया गया है। आज क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा चेन कौन सी महिला थी जिसको जो है रात में लाश तक नहीं दी गई? क्या मैडम, करने दीजिए प्लीज, कुछ पढ़ा करिए। इतने चेन स्नैचिंग के, इतने महिलाओं को प्रताड़ित करने के, रोज घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ। इतने रोज के कांड ऐसे होते थे जो कि बयान एक नैरेटिव कर दिया गया है। एफआईआर भी नहीं होती थी। क्या नैरेटिव है सर? क्या क्या अपराध नहीं होते थे? नैरेटिव क्या है सर? अगर ठीक है, मैं अभी की बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर वो कह रही हैं कि सपा के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो क्या ये गलत कह रही हैं? क्या बिल्कुल गलत कर रही, कहाँ सुरक्षित नहीं थी? अच्छा, शाम को महिला तो छोड़िए, पुरुष तक बाहर नहीं निकलते थे, आप कह रहे सुरक्षित हैं। शर्मिला जी, एकदम नैरेटिव बनाया गया है सपा के खिलाफ। ये नैरेटिव है, वो नैरेटिव है सर। जो आंकड़े एनसीआरबी के जो आंकड़े आते थे वो नैरेटिव है। ऐसा नहीं था। दिल्ली
के साथ सटा हुआ नोएडा, अगर उसकी बात करूं तो उसमें कोई महिला 6 बजे के बाद बिल्कुल। बाहर नहीं निकल सकती थी। सर मैं खुद उस काल में थी जब नोएडा बिल्कुल खाली हुआ करता था और शाम के 7 बजे तो सोचिए कि बाहर निकलना एक कहीं ना कहीं गलती मानी जाती थी कि आप महिलाएं बाहर कैसे निकल जा रहे हैं। आज सपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो है सर वो है। किसी की भी तरफदारी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, लेकिन ऐसा कतई नहीं था। ये सिर्फ समाजवादी कोई पार्टी के तरफदारी नहीं हो रही है सर। अगर बीजेपी के राज में कुछ गलत हो रहा है तो हो रहा है गलत, पढ़ाई से बिल्कुल लेकर तरफदारी नहीं हो रही है सर। लैपटॉप से लेके कन्या विद्याधन से लेकर के उनके एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए माननीय मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश जी हो, कितना बड़ा काम किए हैं। काम किया तो क्या पढ़ाई होती थी, पढ़ाई होती थी, महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया गया, पढ़ाई होती थी, दुष्कर्म किए गए, उसका कौन एफआईआर लिखता था बताइए। कोई महिला पुलिस स्टेशन जाने में भी डरती थी, उन्हें पता था कि न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप टीवी पर बैठ के, क्या बात कर रहे हैं? सारे आंकड़े हमारे पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका जी आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं कह रही हूँ जी, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सपा के समय में कोई कार्य पूरा हुआ ही नहीं। अगर आप देखिए एनसीआरबी का आंकड़े उठा लीजिए, देखिए किस सरकार। अरे सर मैं तो एनसीआरबी के आंकड़े की ही बात कर रही थी। आपके पास बहुत समय था यूपी की सरकार चलाने का, यूपी के लोगों के दिल में जगह बनाने का, यूपी के लोगों के मन में जगह बनाने का, पर आप नहीं कर पाए ना। आप नहीं कर पाए तभी उठाकर उन्होंने आपको बाहर कर दिया। आप यूपी के लोगों से पूछो ना कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात कि आज तक क्या आपने किसी महिला के बारे में सोचा कि हम उसे एलपीजी गैस दें? नहीं सोचा। क्या आपने सोचा कि इतने जो इंटरनल एरिया था, छोटे